हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली जियामू बोल रहा होता है सेक्रेटरी फटाफट से बोर्ड मीटिंग बुलाओ, इस जुई को लेके ना हम लोग को कुछ तो करना होगा। तभी सेक्रेटरी बता रही होती है कुछ दिनों पहले ही जुई ने ना बोर्ड मीटिंग बुला ली थी और उसने आपको चेयरमैन की पोजीशन से हटवा दिया है। गुस्सा करते हुए ली जियामू बोल रहा होता है सच में जुई ना कुछ ज्यादा ही कर रही है, तुम ना फटाफट से डायरेक्टर हुआंग को कॉल करो, अपने प्लान को ना स्टार्ट करवाओ। उस कमीने टोनी स्टार्क की बहन मेरे ट्रैप में फंस जाएगी। उसके बाद में उस कमीने टोनी स्टार्क के साथ में खेलने में ना बहुत ही मजा आएगा। सेक्रेटरी सोच रही होती है मुझे पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है ना कि मिस्टर ली जियामू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। फिर कॉल करते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है डायरेक्टर हुआंग काम को ना स्टार्ट कर दीजिए, टोनी स्टार्क की बहन वांग बचनी चाहिए। सीन चेंज होता है, हमें टोनी के संगाई वाले घर का सीन दिखाया जाता है। जीलो बोल रही होती है वांग क्या तुम सच में मूवी शूट करने जाने वाली हो और तुमने इस कंपनी का नाम बताया था, क्या वो जियालोंग ग्रुप है? वांग बोल रही होती है हाँ तुम्हें पता है मैंने ना कल ऑडिशन दिए थे और शाम तक जब रिजल्ट आया ना तो उन लोगों ने बोला कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। तुम्हें नहीं पता है एक्ट्रेस के हिसाब से ना ये कितनी कमाल की अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें पता है मुझे ना कोई ऐसा वैसा रोल नहीं मिला, बल्कि मेरे को तो लीड एक्ट्रेस का रोल मिला है। और तुम जानती हो ना फेमस डायरेक्टर मिस्टर हुआंग को, वो ना इस मूवी को खुद डायरेक्ट करेंगे। इंडस्ट्री की ना ऐसी काफी सारी एक्ट्रेस है जिन्होंने डायरेक्टर हुआंग के साथ में पहली मूवी कर रखी है और तुम्हें पता है वो सारी की सारी एक्ट्रेसेस ना बहुत ही बड़ा नाम बन रखी है। मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मेरे को डायरेक्टर हुआंग के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। और तुम्हें पता है इस चीज के बारे में ना मैं मदर से पहले ही बात कर ली, वो भी मुझे बोल रहे थे ना कि मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता है जीलू मैं ना इस अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत ही खुश हूँ। जीलो बोल रही होती है ये बात तो सच है कि डायरेक्टर हुआंग ना बहुत ही बड़े डायरेक्टर है, लेकिन अगर देखा जाए तुम्हारे भाई के पास में बहुत सारा पैसा है। अगर तुम्हें एक्ट्रेस ही बनना है तो तुम अपने भाई को बोल दो, वो तुम्हारे मूवी में इन्वेस्ट कर देगा। वैसे भी वो एक फिल्म सिटी को तो ऑन करता ही है ना, और जब वो खुद एक मूवी के अंदर एक्टिंग कर सकता है तो क्या तुम्हारे लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता? और मैं ना टोनी को सही तरीके से जानती हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे एक बार बोलने की वजह से ना 1 बिलियन ऐसे ट्रांसफर कर देगा। तुम ना एक्ट्रेस बनने से पहले प्रोड्यूसर बन सकती हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे स्ट्रगल करने जा रही हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम टोनी स्टार्क की इकलौती बहन हो? वो ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल लोगों की तरह स्ट्रगल करना है। देखो जब मैं भी अपने भाई के पैसे पे ऐश करती थी ना, तब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। वांग बोल रही होती है तुम जो भी कुछ बोल रही हो ना वो सही नहीं है। मुझे पता है कि बदर के पास में ना बहुत सारा पैसा है और वो मेरे सिर्फ और सिर्फ एक बार बोलने की वजह से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर भी कर देंगे, लेकिन पैसा कमाना तो उनके लिए भी आसान नहीं होगा ना। वैसे भी उनके जो एक्सपेंसेस है ना वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है। एक बहन के तौर पे ना मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो पैसे को सेव कर सके, ना कि मैं उनके पैसे का यूज करते हुए ना फालतू खर्चे करते रहूं। और वैसे भी अगर मुझे कोई और प्रोडक्शन ब्रेक दे रहा है और मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो मैं भाई का पैसा खर्च क्यों करूं? अगर मुझे फेमस होना होगा तो मैं किसी और के प्रोडक्शन से हो जाऊंगी, और अगर नहीं होना होगा तो मैं अपने भाई का लॉस क्यों कराऊं? जीलू बोलती है तुम बोल रही हो कि टोनी स्टार्क के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। अगर पूरी कंट्री में कोई सबसे आसानी से पैसा कमाता है ना तो वो टोनी स्टार्क है। तुम्हें पता है वो ना सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से ना पूरे के पूरे मार्केट को चेंज कर देता है। मैं ना ये कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि पूरी की पूरी कंट्री में ना सबसे आसानी से टोनी स्टार्क पैसा कमाता है। और तुम खुद भी तो उसे घर पे रहती हो ना, तुमने देखा कभी उसे कोई काम करते हुए? वो ना बस दिन भर बैठ के गेम खेलता रहता है। और मैं कहीं से भी ना गेम खेलने को हार्ड तो नहीं बोलूंगी, शायद ना तुम्हें उसकी इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके पास में कितनी इंडस्ट्रीज है। अभी टोनी ने रिसेंटली स्टार्ट करी थी स्टार्क फार्मास्यूटिकल्स, जो कि तुम बोल सकते हो कि ना एक अनलिमिटेड कैश मशीन है। स्टार्क फार्मास्यूटिकल के पास में ना ऐसे बीमारियों के भी इलाज है जो कि वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर जो इस कंपनी की वैल्यूएशन थी ना वो हो गई 100 बिलियन। और कमाल की बात तो ये है ना कि तुम्हारा भाई इसका 50% ओनर है। बाकी जो 50% वाले लोग हैं ना वो दिन भर कंपनी में काम करते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई दिन भर बैठ के गेम खेलता रहता है और आखिरी में जाके 50% कमा लेता है। ये तो रही फार्मा कंपनी की बात, लेकिन ना उसकी और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे रियल एस्टेट के अंदर स्केप रियल एस्टेट और फेटिया रियल एस्टेट। तुम्हें याद है फेटिया ने ना कुछ टाइम पहले तियानमेन सिटी के अंदर लैंड को एक्वायर किया था। तुम्हारे घर के आसपास की सारी जमीनों को ना टोनी स्टार्क ने खरीद लिया है और वहाँ पे वो फिल्म सिटी बनवा रहा है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना कि एक भी फिल्म बने बिना वो फिल्म सिटी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। सिर्फ उस फिल्म सिटी की वजह से ना आसपास की जमीनों की प्राइस 30 टाइम्स बढ़ गई है। तुम्हें पता है रियल एस्टेट के अंदर ना 100 साल पुरानी कंपनी भी काम कर रही है, लेकिन इतना तगड़ा रिटर्न ना इतने कम टाइम में किसी ने भी नहीं देखा। और तुम्हें पता है अभी तक ना जो फिल्म सिटी के रियल प्रॉफिट है वो स्टार्ट तक नहीं हुए। अभी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी बन रही है। फ्यूचर में तो वहाँ पे ऐसी हजारों मूवी बनेगी और स्टूडियो को रेंट पे देने के लिए ना टोनी को बहुत ही मोटा पेमेंट मिलेगा। साथ ही उसने यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिनेमा बनाया है और उस सिनेमा को लेकर ना सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। फ्यूचर में जब इसके अंदर मूवी लगेगी ना
तब ये पक्का से हाउसफुली रहेगा। तुम्हें पता है ऑलरेडी टोनी के आसपास की जमीन थी ना, लोग उसको खरीद तो नहीं पाए, लेकिन लोगों ने उसको लीज पे ले लिया है। तो इसी वजह से वो जो प्रॉपर्टी है ना वो नाम पे भी टोनी के है और उसपे बहुत ही तगड़ा रेंट भी उसको आ रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्म सिटी की रेंट की बात करूँ ना तो वो महीने का 1 बिलियन है और उसके अलावा जो भी कुछ है ना मैं तो उसको छोड़ ही दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि टोनी के पास में सिर्फ और सिर्फ यही कुछ बड़ी कंपनीज है, उसके पास में तो और भी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज है। तुम्हें पता है टोनी ने ना रिसेंटली दुनिया की सबसे बड़ी 5 शिप्स को एक्वायर किया था, जो की थी टाइटैनिक 2.0। जो पहले वाली कंपनी थी ना वो शिप की वजह से लॉस में थी, लेकिन टोनी के हाथ में आते ही ना वो सिर्फ काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई है। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो टोनी के पास में ना asleeltv.com भी है, जिसका पूरा काम काज ना झाँकी संभालती है। लेकिन रियलिटी तो ये है ना कि asleeltv.com के चक्कर में मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं बची। सारी कंपनी पहले एंकर्स को 50-50 पेमेंट दे रही थी, लेकिन टोनी ने ये रेशियो को ना 80% कर दिया। इसी वजह से सारे एंकर्स ने ना अपनी अपनी कंपनी को छोड़ के asleeltv.com में एंट्री ले ली और आज मार्केट में कोई भी कंपनी ना होने की वजह से asleeltv.com ना बहुत ही प्रॉफिट में है। सभी को लगा था ना कि टोनी ने बहुत ही बेवकूफी भरा मुंह चला है, लेकिन आज सभी को समझ में आ रहा है ना कि टोनी असलियत में पूरे के पूरे मार्केट को एक्वायर कर रहा था। और क्योंकि asleeltv.com ना पूरी तरीके से टोनी का है, इसी वजह से मुझे आइडिया भी नहीं है कि आखिर टोनी को ना कितना प्रॉफिट होता होगा। इसके अलावा उसने एक कार पैप में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसकी प्रेसिडेंट स्कारलेट है और स्कारलेट उस कंपनी के अंदर ना बहुत ही जी जान से मेहनत कर रही है। टोनी के फोर्स करने की वजह से स्कारलेट उस कंपनी की प्रेसिडेंट बनी थी और तुम्हें नहीं पता तब से जो उसकी वैल्यूएशन है ना वो 10 गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा टोनी एवेंजर्स टावर को भी ओन करता है, जिसका मंथली रेंट ना 300 मिलियन आता है। ये तो वो सब कुछ है जो कि मुझे याद है, और भी ऐसी कंपनी है जिसके बारे में ना मुझे याद नहीं है। तो इसी वजह से वांग तुम अपने दिमाग में चीज फिट कर लो कि टोनी स्टार के लिए पैसा कमाना ना बहुत ही आसान है। वो नॉर्मल लोगों की तरह ना स्ट्रगल नहीं कर रहा पैसा कमाने के लिए। तुमने मेरे सामने तो कह दिया कि टोनी स्टार पैसा कमाने के लिए ना मेहनत करता है, लेकिन ये बात किसी और के सामने मत बोलना। वांग सोच रही होती है मुझे पता ही था कि मेरे भाई का बिजनेस एम्पायर ना इतना बड़ा है। मैं तो सोची थी कि वो किसी छोटे मोटे कंपनी का ना मालिक होगा। सच में बदर ना मेरे एडमिरेशन के काबिल है। वांग बोल रही होती है देखो झीलू, मैंने मान लिया ना कि बदर के पास में बहुत सारा पैसा है और उनके लिए पैसे कमाना ना उतना ही आसान भी है, लेकिन मैं लाइफ टाइम बदर के पैसे पर तो डिपेंड नहीं कर सकती ना। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे भाई के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे उनके ऊपर ना बहुत ही भरोसा है। मुझे पता है कि वो मुझे लाइफ टाइम पैसा दे सकते हैं, लेकिन खुद से इंडिपेंडेंट होना भी ना बहुत ही जरूरी होता है। झीलू बोल रही होती है क्या तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है? मैं ना तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, फिर जाके तुम्हें समझ में आया कि आखिर इंडिपेंडेंट होने में और किसी के अंडर में रहने में क्या फर्क होता है। तुम देख सकती हो कि मैं बहुत ही खुश हूँ। पहले मैं लिन फैमिली की सेकंड डॉटर हुआ करती थी और मैं इंडिपेंडेंट थी और मैं पैसा कमाने के लिए ना बहुत ही मेहनत कर रही थी। लेकिन उसके बाद मैं बनी फेटिया रियल एस्टेट की वाइस प्रेसिडेंट, और एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे ना मैंने बहुत अच्छा काम करा। एक बड़ी फैमिली की डॉटर होने ज्यादा ना मुझे एक कंपनी के ना वाइस प्रेसिडेंट होने में आ रहा है। अगर इंडिपेंडेंस ऐसी होती है तो मेरे को कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। किसी के ऊपर रिलाई करना कितना आसान होता है ना, एक आसान और कंफर्टेबल लाइफ, इससे बेटर क्या होगा। और वांग तुम ना समझ नहीं रही हो, तुम टोनी की बहन हो, इकलौती बहन। तुम्हें कोई कंपटीशन फाइट नहीं करना पड़ रहा, तुम्हारी ये पोजीशन है और ये हमेशा रहेगी। बाहर जाके सिर्फ ये बोलना कि मैं टोनी स्टार्क की बहन हूँ, इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। मैं ये बोल सकती हूँ ना कि पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और तुम्हें बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगा भले तुम कहीं भी जाओ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना तो एक काम करो, तुम डायरेक्टर हुआंग को कॉल करो, उनको बोलो कि मैं टोनी स्टार्क की बहन हूँ। मैं तुम्हें गारंटी कर सकती हूँ ना कि वो रोज तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हें सूट पे लेके जाने के लिए और तुम्हें फिर से घर पे छोड़ने के लिए। वांग बोल रही होती है नहीं झीलू, आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मैं अपने ब्रदर का नाम क्यों यूज करूंगी? मुझे तो खुद की पहचान बनानी है। झीलू बोल रही होती है ठीक है, जो बनाना है बनाओ, तुम्हें लो प्रोफाइल रखना है तो रख लो। तुम्हें यहाँ पे ना कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारी जगह पे मैं होती ना तो मुझे कितना मजा आता। तुम समझ ही नहीं रही हो कि तुम्हारे पास में कितनी बड़ी चीज है। गॉड ने तुम्हें दोनों हाथ खोल के गिफ्ट दिया है और तुम उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रही हो। वांग सोच रही होती है हाँ मैं भी ना ब्रदर के पैसे को हक से उड़ाती अगर मैं उनकी रियल सिस्टर होती तो, लेकिन क्योंकि मैं उनकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हूँ, इसी वजह से मैं उनके पैसे को ना अपना पैसा नहीं समझ सकती। ऑलरेडी वो मेरे जो भी कुछ कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट करना ना बिल्कुल गलत होगा। और इन चीजों के बारे में ना मैं झीलू को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी शुरुआत से लेके अंत ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। झीलू बोल रही होती है वैसे वांग मुझे ना तुम्हें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना था। फिल्म के सेट के ऊपर ना हर एक तरीके के लोग रहते हैं, कोई तो तुम्हारे साथ में बहुत ही काइंड होगा और कोई ऐसा होगा जो कि तुम्हारा फायदा उठाना चाहेगा। तुम्हें सभी के साथ में ना काफी स्मार्टली डील करनी होगी। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ऑनेस्ट और भोली हो, तुम ना सभी से डील नहीं कर पाओगी। ऐसा ना हो कि वो सभी लोग मिलकर ना तुम्हें बुली कर दे। एक काम करो, तुम अपने साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स को लेके जाओ। अगर तुम्हारे साथ में बॉडीगार्ड्स रहेंगे तो तुम्हारी सेफ्टी भी ऐसे रहेगी
और तुम्हें कोई बुली भी नहीं कर पाएगा। वांग बोल रही होती है, हाँ तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन मैं इंडस्ट्री में ना अभी एक न्यू कमर हूँ, और जो बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना वो भी सेट पे बॉडीगार्ड लेके नहीं जाते। ऐसे में अगर मैं सेट पे बॉडीगार्ड को लेके जाऊंगी ना तो सभी को लगेगा कि मैं काफी ज्यादा शो ऑफ कर रही हूँ। सीन चेंज होता है, हमें उषा का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं डार्क वेब के मीटिंग रूम में टोनी के बारे में मीटिंग चल रही होती है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते अपने हाथों से 100 किलोमीटर की स्पीड में आती हुई कार को रोक लेना और 10 मीटर से भी कम की रेंज में चलाई हुई बुलेट को अपने हाथों से रोक लेना। ये क्लियर करता है कि टोनी स्टार्क को कार क्रश का यूज करते हुए नहीं मार सकते और न ही जो बुलेट है वो सब कुछ बिगाड़ सकती है। देखो ये बात तो सभी को पता चल चुका है, जो टोनी स्टार्क है ना वो ह्यूमन की लिमिट से तो बहुत ही आगे है। ऐसा लग रहा है कि उसने खुद के बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करा के ना खुद की बॉडी को आयरन का कर दिया है। और जितनी मेरी समझ है ना, हमारे पास में बहुत ही ऐसे कम वेपन्स है जो कि टोनी स्टार्क का ना कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। हमारे पास में सबसे बेस्ट चीज है वो है हमारे असैसिन्स, लेकिन वो टोनी स्टार्क का ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो चीज उसका कुछ भी बिगाड़ सकती है वो है मिसाइल। लेकिन तुम सभी लोगों को पता है कि मिसाइल यूज करने का मतलब है कंट्री के साथ में वॉर ले लेना, क्योंकि सभी हमको ये बोलेंगे ना कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि हम लोगों ने ना कंट्री पे मिसाइल को ही शूट कर दिया और किसी भी कंट्री को अपना दुश्मन बनाना बेवकूफी होगी। तो यहाँ पे चीज आती है कि जब हम टोनी स्टार्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तो फिर आखिर हम कर क्या सकते हैं। तो इस चीज को लेके ना मैंने बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाया है। टोनी स्टार्क पावरफुल हो सकता है लेकिन उसे करीबी लोग नहीं। अब जो हमारा टारगेट है ना वो टोनी स्टार्क के फैमिली और फ्रेंड्स है। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, मिस्टर एक्स आपने एक कमाल का प्लान बनाया है। आपने शो कर दिया कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना सबसे स्मार्टेस्ट हो। पीले बाल वाला बंदा बोल रहा होता है, आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम अपने रिसोर्सेज का यूज करते हुए ना पता कर सकते हैं कि आखिर टोनी स्टार्क के लव्ड वंस कौन है, उसके दुश्मन कौन है। आप लोगों ने पक्का से वो मूवी तो देखी होगी ना, सुपरमैन भी एक लड़की के चक्कर में मर सकता है और पीटर पार्कर को बचाने के लिए पूरी की पूरी एंड गेम वापस हो सकती है। तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अपने लोगों के लिए ना टोनी स्टार्क भी गलती करेगा। मिस्टर एक्स बोल रहे होते, एलन तुम ना सच में बहुत ही स्मार्ट हो और तुम्हारे जो आइडियाज है ना वो मुझसे काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। एलन बोल रहा होता है, तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर एक्स, आपने मुझे खुद के बराबर कहा, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। एलन तुम्हारे स्मार्टनेस को देखते हुए टोनी स्टार्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का मौका ना मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कल की मीटिंग के अंदर ना पूरा एक फाइल बना के लेके आओगे। मेरे को टोनी स्टार्क के बारे में सब कुछ जानना है, कौन कौन उसके लाइफ में है, कौन था और कौन नहीं है, सभी के बारे में। और ये चीज ना कल तक पेपर हो जानी चाहिए। शॉक्ड होते हुए एलन बोल रहा होता है, ठीक है मिस्टर एक्स, ये काम हो जाएगा। एलन सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे मिस्टर एक्स के सामने इंप्रेशन जमा रहा था, लेकिन अब मेरे को ओवरनाइट काम करना पड़ेगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, एलन तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तुमने यहाँ पे हम सभी के काम को ना अपने कंधों के ऊपर ले लिया और सच में तुम ना ये काम करना काफी डिजर्व करते हो। एलन सोच रहा होता है, मेरे पास में ना काम का बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, अगर होता ना तो मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। आगे हमें अगले दिन मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। एलन बोल रहा होता है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद में मैं आपके सामने रख रहा हूँ हमारे सबसे पहले टारगेट को। ये है टोनी स्टार्क की पहली गर्लफ्रेंड नोरा, जो कि अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अपने 3 साल के ग्रेजुएशन के टाइम पे ना टोनी स्टार्क इस लड़की के पीछे पागलों की तरह था। कहते हैं कि टोनी स्टार्क के पास में ना उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था और वो इस लड़की के चक्कर में ना चाचा पार्ट टाइम जॉब किया करता था। लेकिन आखिर में क्या हुआ, इस लड़की ने किसी अमीर बंदे के चक्कर में आके ना मिस्टर स्टार्क से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन कमाल की बात तो ये है ना कि ऐसा नहीं है कि उसके बाद में इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया। एक दूसरे से ये लोग रेगुलरली और सीक्रेटली मिलते रहे हैं। हमेशा इन लोगों ने दिखाया है कि ये लोग कॉन्सिडेंसली मिलते रहे हैं, लेकिन वो ना कहीं से भी कॉन्सिडेंस तो नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले जो नोरा की मॉम थी ना वो कैंसर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी और नोरा के पास में ना बिल्कुल भी पैसे नहीं थे ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करा सके। उसने अपने हर एक पुराने बॉयफ्रेंड से ना पैसा मांगने का ट्राई करा, लेकिन किसी ने भी उसको पैसे नहीं दिए। टोनी ने भी उस टाइम पे ना उसे कॉल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद में जो टोनी स्टार्क ने किया ना वो बहुत ही अजीब है। उसने एक चैरिटी फाउंडेशन को ओपन करा जो कि टर्मनी इन लोगों की ना इलाज कराती है और अब ना उसी फाउंडेशन के पैसे से नोरा की मॉम का इलाज हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भले ही टोनी ये शो करता है कि उसको नोरा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उसको नोरा से ना बहुत ही फर्क पड़ता है और वो अपने इमोशन को ना बिना शो किए हुए अभी भी नोरा के लिए ना बहुत कुछ करता है। आपको पता है मैंने जितनी भी टारगेट बनाई है उसके अंदर सबसे ज्यादा टोनी ने अफेक्शन इसी लड़की के लिए शो करा है और सबसे ज्यादा लंबा टाइम स्पेंड भी ना उसने इसी के साथ में किया है। तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ ये लड़की हमारी प्रायोरिटी टारगेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर टोनी स्टार्क ने इस लड़की के पीछे एक ऐसे फाउंडेशन को ओपन कर दिया जिसके अंदर टोनी स्टार्क ने पहले ही 10 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए, तो आप समझ सकते हैं कि टोनी के लिए ना इस लड़की की वैल्यू कितनी ज्यादा है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते, एलन तुमने क्या टारगेट ढूंढा है? मैं ये बात बोल सकता हूँ ना कि लड़की हमारे इस टारगेट में ना बहुत ही काम आएगी। हो सकता है कि यही वो चिप बने जिसका यूज करते हुए हम टोनी स्टार्क के गले तक पहुँच जाए। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब हम टोनी स्टार्क को कॉल करेंगे और ये बोलेंगे
कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नोरा हमारे कब्जे में है तो दौड़ते हुए आएगा। मैं फटाफट से एक टीम को प्रिपेयर करवाता हूँ ताकि वो जाके लड़की को उठा ले। अब इसके आगे क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।